हेलो एवरीवन, मैं लोकेंद्र चतुर्वेदी विश्वगुरु क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th के लिए फ़िज़िक्स स्टार्ट करने जा रहा हूं और फिज़िक्स की जो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं उस चैप्टर का नाम है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट को मेंशन कर रखा है। ये पॉइंट मैं इसलिए लिख लेता हूँ क्योंकि इससे क्या होता है, जो क्लास होती है उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाता है और उसी डायरेक्शन में मैं आपको आगे बताता चलता हूँ। तो उससे क्या होता है कि कम टाइम में हम आपको ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर पाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहला पॉइंट लिखा हुआ है विद्युत आवेश, चार्ज। देखिए, अगर मैं बात करूँ विद्युत की, तो विद्युत क्या है एक्चुअली, विद्युत के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ तो इसका मूल रूप से अगर देखा जाए तो विद्युत का जो मूल है वो है आवेश। जो ओरिजिनल फॉर्म है वो क्या है, चार्ज। चार्ज है तभी विद्युत है। तो क्या होता है विद्युत, क्या होता है चार्ज, हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। एक बात ज़रूर कहूँगा, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यकीन मानिए, यदि आपने बहुत अच्छे से समझा, पूर्ण मनोयोग से अगर आपने इसको समझने का प्रयास किया, तो मेरा वादा है कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए, समझते हैं सबसे पहले हम लोग आवेश को। देखिए है क्या कि आज के लगभग 2500 वर्ष पूर्व की बात है, यानी लगभग 2500 वर्ष पूर्व की बात है। लगभग 2500 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो एक ग्रीक के दार्शनिक थे, ग्रीक कह सकते हो या इसको हम ग्रीस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्रीक के एक दार्शनिक थे और उन दार्शनिक का नाम था थेल्स। ये पुराने समय में चूँकि वैज्ञानिक नहीं होते थे, ये वैज्ञानिक जो होते थे ना उस समय ये दार्शनिक ही होते थे, ठीक है। क्योंकि विज्ञान जो है दर्शन का ही एक हिस्सा है। दर्शन बहुत व्यापक शब्द है, फिलॉसफी बहुत ही व्यापक है। उस फिलॉसफी में एक छोटा सा हिस्सा है साइंस, ठीक है ना। तो दार्शनिक थे थेल्स। थेल्स ने क्या देखा कि इन्होंने एक छड़ ली अंबर की। देखिए, अंबर एक पदार्थ होता है जो कि प्रकृति में कुचालक होता है। तो अंबर उन्होंने एक पदार्थ लिया, इसकी छड़ ली, मतलब अंबर की छड़ ली, और इस छड़ को इन्होंने ऊन के साथ रगड़ा। यानी ऊन ली और अंबर की छड़ ली। जैसे मान लीजिए मेरे पास ऊन है और ऊन को इन्होंने ऐसे छड़ से रगड़ा। और जब ऐसा किया तो रगड़ने के बाद इन्होंने पाया कि ये जो छड़ होती है इसमें छोटे छोटे कण जो होते हैं वो आकर्षित होकर के क्या होता है, चिपक जाते हैं। छोटे छोटे कण, छोटे छोटे तिनके। कब, जब इस छड़ को ऊन से रगड़ा। यानी कि उस छड़ को ऊन से रगड़ने के बाद उसमें एक विशेष प्रकार का परिवर्तन आया। क्या कि उस छड़ ने छोटे छोटे कणों को, छोटे छोटे तिनकों को आकर्षित किया और चिपका लिया। ये बात इन्होंने उस समय के समाज में बताई कि देखिए ऐसा प्रयोग कर सकते हैं और ऐसा ऐसा उसका परिणाम निकलता है। लेकिन उस समय के लोगों ने विशेष इस पर ध्यान नहीं दिया, इस बात को समझने का प्रयास नहीं किया कि इसमें क्या गहराई हो सकती है। बाद में क्या होता है, सन 1600 की बात है, सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक हुए। इंग्लैंड के वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था गिलबर्ट, डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट ने भी इसी प्रकार के कुछ प्रयोग किए और उसके बाद उन्होंने जो निष्कर्ष दिए, तब जाकर के जो थेल्स महोदय का प्रयोग था उसको जो है थोड़ी महत्वता दी गई। उसकी महत्ता लोगों को समझ में आई कि ये चीज़ तो थेल्स ने आज के 2500 वर्ष पूर्व ही कर ली थी। तो अगर हम बात करें कि आज के जीवन शैली में देख सकते हो कि बिना विद्युत के कुछ संभव नहीं है। कोई भी देश बिना विद्युत के तरक्की नहीं कर सकता। हम लोग अपना जीवन सामान्य तरीके से जी नहीं सकते विद्युत के बिना। तो इस विद्युत का असल में यदि किसी को श्रेय जाता है तो वह है थेल्स महोदय, जिन्होंने सबसे पहले इस बारे में
चिंतन करने की चेष्टा की थी। हुआ क्या, डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या किया, डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या किया, इन्होंने एक कांच की छड़ ली और इस कांच की छड़ को इन्होंने रेशम से रगड़ा, कांच की छड़ को इन्होंने रेशम से रगड़ा और रेशम से रगड़ने के बाद इन्होंने देखा कि जो कांच की छड़ है वो भी उसी प्रकार से व्यवहार कर रही है जैसा कि थैल्स की जो अंबर की छड़ थी, यानी छोटे छोटे तिनकों को आकर्षित कर रही है और अपने में चिपका रही है। बाद में कैसी प्रयोग दोहराया गया कि आबनूस की छड़ ली गई, आबनूस की लकड़ी या एबोनाइट, एबोनाइट की छड़ ली गई और इसको किससे रगड़ा गया, इसको बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, बिल्ली की खाल से रगड़ा गया। तब भी यही कुछ व्यवहार देखने को मिला कि छोटे छोटे कण आकर्षित हो गए और उसमें चिपक गए। तो आखिरकार रगड़ने पर हुआ क्या है, रगड़ने पर निश्चित रूप से एक गुण उत्पन्न हो गया, कौन सा, छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। तो होता क्या है, हम ये कहते हैं कि ये जो छड़ है ना वो अब कैसी है, वो आवेशित है, आवेशित है अर्थात चार्ज्ड है, चार्ज हो चुकी है, इस पर चार्ज आ चुका है, चार्ज्ड है। यह हम कहते हैं इसको कि ये विद्युतमयी हो चुकी है, विद्युतमयी, इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रीफाइड। ठीक है, कब कहेंगे हम ये चीज़, तब कहेंगे जब हमने किसी छड़ को रगड़ा और रगड़ने के बाद उसमें छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। तो जब वो गुण उत्पन्न हो गया तब हम कहते हैं कि ये छड़ अब आवेशित हो गई है, अर्थात चार्ज हो गई है, इसके ऊपर आवेश आ गया है, या ये विद्युतमयी हो गई है, इलेक्ट्रीफाइड हो गई। तो विद्युत क्या है, छड़ रगड़ने के बाद आवेशित हो गई, नहीं उस पर आवेश आ गया। तो आवेश तो क्या है, एक गुण है जो कब उत्पन्न हुआ, रगड़ने के बाद। और उत्पन्न होने के बाद हुआ क्या, छोटे छोटे कण जो थे वो उस छड़ की ओर, उस पदार्थ की ओर आकर्षित होने लगे। अब होता क्या है कि ये जो आवेश आया होगा रगड़ने के बाद, इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा और वो कारण कहलाता है आपका विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम विद्युत को परिभाषित करें तो हम क्या लिखेंगे, हम विद्युत को परिभाषित करें तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि वह कारण जिससे छड़ क्या होता है, आवेशित हो जाती है, वह कारण जिससे छड़ आवेशित हो जाती है क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है, विद्युत कहलाता है। तो ये होगी आपकी विद्युत की परिभाषा कि वो कारण जिससे क्या होता है, रगड़ने पर वो छड़ आवेशित हो जाती है, उस पर आवेश आ जाता है, विद्युत कहलाता है। आवेश क्या है, तो आवेश को भी परिभाषित कर सकते हैं। आवेश क्या है, व्हाट इज चार्ज। तो आवेश क्या है, वह गुण जिसके कारण जो पदार्थ होता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों को, छोटे छोटे कणों को या तिनकों को क्या करने लगता है, आकर्षित करने लगता है, आकर्षित करने लगता है। तो वह गुण यानी आवेश एक प्रॉपर्टी है, एक क्वांटिटी भी है, जिसके कारण पदार्थ छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने लगता है। यानी आवेश आ जाता है तो वो छड़ जो होती है वो छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने लगती है। लेकिन जिस कारण से ये आवेश आता है वो कारण कहलाता है आपका विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों शब्द दिया गया इसको, तो उसके पीछे कारण ये है कि सबसे पहले ये जो अवधारणा है वो किसके दिमाग में आई थी, वो थेल्स महोदय के दिमाग में आई थी। और इन्होंने अंबर की छड़ ली थी। अंबर को, जो अंबर पदार्थ होता है, इसको
ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा में इसको क्या कहते हैं? इसको ग्रीक भाषा में कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, जो हम बाद में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो अर्थ होता है वो होता है अंबर, यानी अंबर को ग्रीक भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रॉन। और चूँकि अंबर छड़ ली थी इन्होंने, अंबर पदार्थ की छड़ ली थी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन से बना इलेक्ट्रिसिटी। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी शब्द कैसे बना वो हमने आपको बता दिया, और किस प्रकार से आवेश की अवधारणा सबसे पहले की गई। अब आखिरकार ये कैसे आवेश आता है, क्यों आता है, इस पे बहुत लंबा जो है चिंतन किया गया। फिर ये माना गया शुरू में कि निश्चित रूप से अगर ये पदार्थ आवेशित होते हैं तो फिर उन्होंने एक और प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? जैसे मान लेते हैं इसी में कि क्या करते हैं कि 2 अंबर की छड़ लेते हैं या 2 कांच की छड़ लेते हैं, 2 कांच की छड़ लेते हैं और दोनों छड़ों को एक एक करके रेशम से रगड़ देते हैं, दोनों छड़ों को एक एक करके रेशम से रगड़ देते हैं। तो फिर क्या देखा गया? देखा गया कि वो जो दोनों छड़ें थीं वो एक दूसरे के पास लाओ तो दूर कर रही थी वो। यानी कि बात को समझने का प्रयास करेंगे, कांच की छड़ कितनी ले ली? 2 ले ली, और दोनों छड़ों को रेशम से रगड़ दिया, और उसके बाद देखा कि वो दोनों छड़ें एक दूसरे को बजाय आकर्षित करने के प्रतिकर्षित कर रही थीं, दूर हटाने का प्रयास कर रही थीं। और वहीं पे क्या किया गया? वहीं पर जब एक आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया और एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया, फिर कांच की छड़, ये जैसे मान लो कांच की छड़ हो गई, ये आबनूस की छड़ हो गई, जब इनको पास पास लाया गया तो ये एक दूसरे को आकर्षित करने लगी। जब दोनों कांच की छड़ें ली थी तो दोनों प्रतिकर्षित कर रही थी, लेकिन एक कांच की छड़ ली, एक आबनूस की छड़ ली, फिर ये एक दूसरे को आकर्षित करने लगी। ये छड़ भी आवेशित है, ये छड़ भी आवेशित है, लेकिन पहली स्थिति में क्या हो रहा है? जब दोनों कांच की छड़ें थीं तो दोनों प्रतिकर्षित कर रही थीं। दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है? ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश में भी 2 प्रकार का व्यवहार है। जब समान प्रकार का आवेश है तो वो प्रतिकर्षित कर रहा है, और विपरीत प्रकार का आवेश है तो आकर्षित कर रहा है। अब ये विपरीत प्रकार क्यों कहा? निश्चित रूप से जब दोनों कांच की छड़ें ली, दोनों को रेशम से रगड़ा, तो जो आवेश की प्रकृति पहले छड़ पे होगी वही दूसरे छड़ पे होगी। अब जब दोनों को पास में लाए तो ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो अभी जो आवेश की प्रकृति है तो एक जैसी है, इस पर जैसा आवेश है वैसे ही इस पर आवेश है, तो दोनों प्रतिकर्षित कर रही हैं। लेकिन दूसरी स्थिति में जब एक कांच की छड़ है, एक आबनूस की छड़ है, ये एक दूसरे को आकर्षित करने लगे, अभी भी आवेश है दोनों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आवेश में 2 प्रकार का व्यवहार हमें नजर आया। जब समान प्रकार का आवेश है तो वो एक दूसरे को क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है, और कहीं ना कहीं जब आवेश की प्रकृति बदल रही है तो वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। तो इस आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया कि आवेश 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक को नाम दिया गया धनावेश और एक को नाम दिया गया ऋणावेश। अब ये नाम किसने दिए हैं तो सुनिए। 1750 ईस्वी की बात है, 1750 ईस्वी की बात है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। तो इन्होंने एक बार कांच की छड़ ली, एक बार आबनूस की छड़ ली, तो इन्होंने क्या कह दिया कि एक छड़ का जो आवेश है वो कैसा है? वो धनावेश है, और जो दूसरी छड़ का आवेश है वो ऋणावेश है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इन्होंने कहा कि जो कांच की छड़ है उसका आवेश धनावेश है, और जो आबनूस की छड़ है उसका आवेश ऋणावेश है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि आखिरकार उन्होंने कांच की छड़ के आवेश को ही धनावेश क्यों कहा, या मान लीजिए आबनूस की छड़ को इन्होंने धनावेश क्यों कहा? कुछ भी, कोई इसके पीछे रीज़न है? तो इसके पीछे सीधा एक आंसर है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। ये नामकरण करता थे, इन्होंने नामकरण किया है। जैसे हमारे माँ बाप हमारा नाम रखते हैं तो क्या उसके पीछे कोई रीज़न होता है, कोई लॉजिक होता है कि यही नाम क्यों रखा है? उन्हें वो पसंद था, उन्होंने वो नाम रख दिया। आज मेरा नाम जैसे लोकेंद्र है, अगर मेरी ये जो लोकेंद्र की बजाय मेरा कुछ और नाम होता तो आज मैं उस नाम से जाना जाता, और मेरा कोई और नाम क्यों नहीं है इसकी कोई वजह नहीं है, सिर्फ एक वजह है कि मेरे माँ बाप को उस समय ये नाम सही लगा, उन्होंने मेरा नाम रख दिया। तो ऐसे ही जिस समय बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये प्रयोग किए हैं
जब उन्होंने ये देखा है कि दो प्रकार के आवेश हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उन्होंने एक को बोल दिया धनावेश और एक को बोल दिया ऋणावेश। जैसे अभी हम पढ़ते हैं, इतना तो हमें पता भी है कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो ऋणावेश होता है और जो प्रोटॉन का वो धनावेश होता है। तो कोई कंपलसरी है नहीं, ये सेट कर दिया गया पहले से। यदि शुरू में क्या करते हम, इलेक्ट्रॉन के आवेश को धनावेश बोल देते और प्रोटॉन के आवेश को ऋणावेश बोल देते, तो आज हम पढ़ते कि इलेक्ट्रॉन धनावेशित होते हैं और प्रोटॉन ऋणावेशित होते हैं। उसी रूप में हम पढ़ रहे होते। जैसे आप लोग एक चीज़ देखते हो, जैसे भारत में अगर हम देखें तो हम लोग सड़क पे कहाँ चलते हैं, सड़क के बाईं ओर चलते हैं। ये हमारे यहाँ का यातायात नियम है, ट्रैफिक रूल है कि सड़क के बाईं ओर चलो। जब आप यूरोपीय कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे सड़क के दाईं ओर चला जाता है। तो कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, जहाँ जैसा इम्प्लीमेंटेशन हो गया वैसे ही चल रहा है। तो शुरू में नामकरण जैसे हो गया बिना किसी लॉजिक के, वैसे ही चल रहा है। इलेक्ट्रॉन को ऋणावेश कहा गया, प्रोटॉन को धनावेश कहा गया, तो वही हम लोग आज तक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। ये हमें कैसे पता चला, जब हमने उसके व्यवहार को देखा कि समान प्रकार की जब छड़ ली तो प्रतिकर्षण लग रहा था और विपरीत अलग अलग छड़ें ली तो आकर्षण लग रहा था। तो इस आधार पर दो प्रकार के आवेश ले लिए। अब धन और ऋण ही क्यों लिए भाई, इसकी जगह वो पूर्व और पश्चिम भी ले सकते थे, उत्तर और दक्षिण भी ले सकते थे। तो देखिए, क्योंकि आवेश क्या है, एक क्वांटिटी है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसका मेजरमेंट करते हैं। तो जो अन्य चीज़ें जो होती हैं उनका मेजरमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो नंबर होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, उनका मेजरमेंट कर सकते हैं। इसलिए इसको प्लस और माइनस लिया गया, धनावेश और ऋणावेश लिया गया, ठीक है ना। इसके अलावा और बेंजामिन फ्रैंकलिन को एक चीज़ और देखने को मिली कि जो आवेश होता है ना, वो बिल्कुल उसी प्रकार से व्यवहार करता है जैसे धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं। जैसे अगर हम क्या करते हैं, प्लस की 10 संख्या लेते हैं, एक माइनस की 10 लेते हैं, तो उनका टोटल कितना आता है, 0 आता है। वैसे उन्होंने देखा कि समान रूप से आवेशित एक क्षण और समान रूप से आवेशित दूसरी क्षण, यदि उन पर विपरीत आवेश होते हैं तो उनको जब मिला देते हैं तो टोटल वो दोनों क्षण कैसी हो जाती, उदासीन, न्यूट्रल हो जाती, ठीक है ना। तो इस आधार पर आवेश के कुछ गुण निकल के आते हैं, हम उन गुणों को पढ़ लेते हैं। तो अब हम समझते हैं आवेश के गुण। तो देखिए, सबसे पहला गुण क्या है, पहला गुण तो ये है कि जो आवेशित पदार्थ होते हैं वो हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये पहला गुण हो गया आवेश का। दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण ये है कि जो विपरीत आवेश होते हैं नेचर में, प्रकृति में जो विपरीत आवेश होते हैं, जो विपरीत आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, वो परस्पर आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, परस्पर आकर्षित करते हैं, ठीक। जबकि जो समान आवेश होते हैं, समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, और समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये आवेश का एक गुण हो गया, ठीक। इसके अलावा देखते हैं और गुण क्या मिलता है। दूसरा गुण ये मिलता है कि आवेशों का, यानी कुल आवेश जो होता है वो संरक्षित रहता है, कुल आवेश संरक्षित रहता है। तो यहाँ लिख देंगे हम, कुल आवेश संरक्षित रहता है। संरक्षित रहता है मतलब नियत रहता है, नियत रहता है, बदलता नहीं है। यह भी आवेश का एक गुण है। कैसे, इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में, जब हम आपको बताएंगे कि आवेश को हम किस मात्रक में मापते हैं। बता देते हैं, आवेश को हम लोग कूलाम में मापते हैं। किस में, आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। कूलाम, कूलाम क्या है, कूलाम जो है एक वैज्ञानिक का नाम है, और इन्होंने आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, वो चाहे आकर्षण का हो चाहे प्रतिकर्षण का हो, उसके संबंध में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण नियम दिया था। तो इनके सम्मान में ही आवेश का मात्रक क्या रखा गया है, कूलाम, ठीक है ना। तो कूलाम में हम आवेश को मापते हैं। कूलाम चूँकि आवेश का एक बड़ा मात्रक होता है, तो अक्सर जो है छोटे मात्रक के रूप में हम लोग माइक्रो कूलाम ले लेते हैं। माइक्रो कूलाम, माइक्रो मतलब होता है
10 टू द पावर -6, 10 की घात -6 को हम लोग माइक्रो कहते हैं। तो माइक्रो कूलाम को हम लोग ऐसे लिखते हैं, माइक्रो कूलाम, ये माइक्रोन का चिन्ह होता है 10 टू द पावर -6 का। ठीक, तो कुल आवेश नियत रहता है, इसका मतलब समझ लो क्या है। जैसे मान लेते हैं कि ये दो हमारे पास अलग अलग कण हैं, ठीक है, और दोनों आवेशित हैं। अब अगर हम ये कहें कि जो पहला कण है इस पर आवेश कितना है, मान लेते हैं प्लस का 10 माइक्रो कूलाम है, और दूसरे पर हम कहें कितना है, तो माइनस का 10 माइक्रो कूलाम है। ठीक है ना। तो अगर इन दोनों को हम मिला देंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर इनका जो टोटल आवेश निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 0। क्यों? क्योंकि आप देखिए इसका कितना है 10 माइक्रो कूलाम, इसका कितना है -10 माइक्रो कूलाम। जब इनका हम टोटल निकालेंगे, कुल आवेश निकालेंगे, तो +10 और -10 कितना हो जाएगा, 0। तो अगर हम इन दोनों पिंडों को आपस में क्या करा दें, स्पर्श करा दें, एक दूसरे से टच करा दें, तो क्या होगा, इनका टोटल आवेश 0 हो जाएगा। यानी ये दोनों पिंड जो होंगे वो संयुक्त रूप से उदासीन हो जाएंगे। ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ +10 की जगह +20 होता या -10 होता तो क्या होगा, तो जब इन दोनों पिंडों को हम एक दूसरे से स्पर्श करा देंगे तो इसका जो नेट होगा वो कितना होगा, प्लस का 10 माइक्रो कूलाम। आप देख सकते हो, आप जब ये दोनों स्पर्श नहीं है तब भी इनका नेट कितना है, +10, और जब स्पर्श करा देंगे तब भी कितना होगा, +10। तो कुल आवेश जो होता है वो हमेशा नियत रहता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसका एक गुण होता है। ठीक है ना। तो आवेश के गुणों में हम लोगों ने क्या समझा, पहला तो ये कि आवेश जो होता है वो क्या करता है, आवेशित होने के बाद पदार्थ छोटे छोटे कणों को आकर्षित करते हैं। दूसरा, समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षित करते हैं। कुल आवेश हमेशा नियत रहता है, संरक्षित रहता है। तो ये हो गए आपके आवेश के गुण। इसके अलावा एक आवेश का और गुण होता है, वो हम आपको आगे समझाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की। तो देखिए ये पूरी जो प्रक्रिया चल रही है कि धनावेश होना चाहिए, ऋणावेश होना चाहिए, यानी दो प्रकार के कण होने चाहिए, अभी तक इलेक्ट्रॉन की कोई खोज नहीं हुई है। अभी तक परमाणु की संरचना के बारे में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। ठीक है ना। लेकिन जब हमें परमाणु की संरचना के बारे में पता चलता है तब हमें असल में ये पता चल पाता है कि ये रगड़ने पर पदार्थ आवेशित क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है ना। तो जब तक हमें परमाणु का मॉडल नहीं पता है तब तक क्या माना जा रहा है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। देखिए तब तक क्या माना जा रहा है, तब तक ये माना जा रहा है कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक पदार्थ है और ये आपका एक पदार्थ है। ठीक है ना। अभी ये भी उदासीन है, न्यूट्रल है, ठीक है, और ये जो दूसरा पदार्थ है अभी इसको हम अलग कलर से बनाते हैं, तो ये जो दूसरा है अभी ये भी उदासीन है। ठीक है ना। यानी दोनों न्यूट्रल हैं, दोनों न्यूट्रल है, मतलब दोनों पर जो टोटल चार्ज है, जो कुल आवेश है वो 0 है, शून्य है। ठीक है ना। तो ये कैसे हो सकता है, इस पे भी धन कण होंगे और ऋण के कण होंगे, इस पे भी धनावेशित के कण होंगे और ऋणावेशित कण होंगे। ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि इसमें ये आपके धनावेशित कण हो गए, ठीक है, और इतने ही इस पे ऋणावेशित कण हो गए, तभी तो ये न्यूट्रल होगा। ऐसे ही इसमें भी क्या हो गए, ये धनावेशित कण हो गए और ये ऋणावेशित कण हो गए। ठीक है ना। तो ये भी उदासीन हो गया। तो अभी दोनों की दोनों जो क्षण हैं, दोनों के दोनों पदार्थ हैं वो उदासीन हैं। अब रगड़ने पर क्या होता है, रगड़ने पर हम मान लेते हैं कि रगड़ने के बाद क्या हो रहा है, जो पहली क्षण है, रगड़ने के बाद जो पहली क्षण है वो मान लेते हैं धनावेशित हो जाती है, और जो दूसरी क्षण है, जो दूसरी क्षण है वो मान लेते हैं कि ऋणावेशित हो जाती है। रगड़ने के बाद, रगड़ने से पहले दोनों उदासीन है, दोनों उदासीन है मतलब जितना धनावेश होगा उतना ऋणावेश होगा। रगड़ने के बाद क्या होता है, हम ये मान लेते हैं, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि पहली क्षण धनावेशित हो जाती है और दूसरी क्षण ऋणावेशित हो जाती है। तो ये कितने प्रकार से संभव है उसको आप गौर से समझिएगा। देखिए अगर क्या हो, पहली वाली जो क्षण है इसके कुछ ऋणावेशित कण रगड़ने के बाद दूसरे के पास चले जाएं, इसके कुछ ऋणावेशित कण दूसरी क्षण में चले जाएं। मान लेते हैं कि इसके 2 ऋणावेशित कण इसमें चले गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रगड़ने के बाद इस पे धनावेशित कण कितने होंगे, वो तो 4 ही रहेंगे, लेकिन 2 ऋणावेशित कण इसके पास चले गए तो इस पे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। ठीक है। अब देखिए 4 धनावेशित कण हैं और 2 ऋणावेशित कण, तो नेट यानी अब टोटल किसका ज़्यादा है,
अब धनावेशित कण ज़्यादा है, कितने 2, तो इस पे जो चार्ज आएगा अब इसके ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज होगा और कितना होगा 2 कणों के बराबर, 2 कणों के बराबर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब 4 कण जो है वो धनावेशित हैं और 2 कण इसके पास ऋणावेशित हैं, तो अब इनका पलड़ा भारी है। अब चूंकि इस पे क्या है, इस पे 5 तो पहले से ही क्या है धनावेशित हैं, तो वो ज्यों की तो रहेंगे, ठीक। लेकिन जो ऋणावेशित कण हैं वो 2 इसके इस पे आ गए हैं, तो पहले से इसके पास कितने थे 5, अब कितने हो जाएंगे 7, अब हो जाएंगे 7। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, धनावेशित कण कितने हैं 5 और ऋणावेशित कण 7, यानी कौन ज़्यादा है ऋणावेशित कण, कितने 2, तो इस पे जो ऋणावेश आएगा वो भी 2 कणों के बराबर आएगा। सीधी सी बात है, रगड़ने पर क्या होगा, जितना एक क्षण पे धनावेश आया है उतना ही दूसरी क्षण पे ऋणावेश, टोटल करोगे तो दोनों का टोटल 0 हो जाएगा, और अभी भी दोनों का टोटल 0 है, तो कुल आवेश संरक्षित रहता है, वो यहाँ पे प्रूव भी हो रहा है, ठीक है ना। तो एक तो ये आवेशन की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में क्या हुआ है, जो ऋणावेशित कण है वो एक क्षण से दूसरी क्षण पर चले गए हैं। दूसरी प्रक्रिया क्या संभव थी, इसको भी समझते हैं, ठीक। दूसरी प्रक्रिया में क्या संभव था, अलग से बना लेते हैं। यहाँ पर ये मान लीजिए क्षण है, फिर से वही चीज़, इस पे ये धनावेशित कण है और इतने ही इस पे ऋणावेशित कण है, ठीक। और जो दूसरी क्षण है उस पे ये धनावेशित कण है और इतने ही इस पे ऋणावेशित कण है, यानी दोनों उदासीन है, न्यूट्रल है। अब फिर हमने इनको रगड़ दिया, तो अब क्या होगा, पहली क्षण पे धनावेश आना है, तो ये कैसे पॉसिबल है, ये ऐसे पॉसिबल है कि अभी क्या हो रहा था, पहली क्षण से इस पे ऋणावेशित कण आ रहे थे, अब क्या हो सकता है कि दूसरी क्षण से इस पे क्या चले जाए, धनावेशित कण चले जाए, धनावेशित कण चले जाए, कितने मान लेते हैं 2 कण चले गए। जब 2 कण इसके चले जाएंगे धनावेश वाले, तो अब इस पे धनावेशित कण कितने हो जाएंगे, 4 पहले से हैं, 2 इसके आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 6, यानी रगड़ने के बाद की कंडीशन बता रहे हैं क्या होगा, इस पे 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। और ऋणावेशित कण कितने रहेंगे, वो 4 ही रहेंगे, वो 4 ही रहेंगे। तो आप देखिए अब कौन ज़्यादा है, धनावेशित कण ज़्यादा है, कितने 2, तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो 2 कणों के बराबर ही आएगा, ठीक। दूसरी क्षण पे क्या होगा, दूसरी जो क्षण होगी इसके 2 धनावेशित कण चले गए, तो इस पे अब कितने बचेंगे 3 बचेंगे, और ऋणावेशित कण कितने होंगे, वो 5 होंगे, यानी कौन ज़्यादा है, ऋणावेशित कण कितने 2, तो जो चार्ज आएगा वो ऋणावेशित होगा, और कितना होगा 2 कणों के बराबर ही होगा। तो हमने देखिए 2 प्रक्रिया यहाँ पे समझी। पहली प्रक्रिया में जो कण ट्रांसफर हुए वो ऋणावेशित कण है, और दूसरी प्रक्रिया में जो कण ट्रांसफर हुए वो धनावेशित कण है। दोनों में आप देख सकते हो आवेश संरक्षण का नियम लागू हो रहा है, टोटल आवेश देखिए 0 है, पहले भी 0 है, ठीक है ना। अब अभी तक इस पर कन्फर्मेशन नहीं हो पा रहा है कि ये प्रक्रिया हो रही है या ये प्रक्रिया हो रही है या दोनों प्रक्रियाएं हो रही हैं, लेकिन आगे चल करके जब परमाणु मॉडल हमें पता चलता है, जब हमें परमाणु की संरचना के बारे में पता चलता है, तब हम क्लियरली एक निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि जो आवेशन होता है वो इस प्रक्रिया के द्वारा नहीं होता है, बल्कि इस प्रक्रिया के द्वारा होता है। कैसे, इसको हम समझते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी की, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की। तो क्या है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, आप ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि परमाणु जो होता है वो एक खोखला गोला होता है, जिसके बीचों बीच केंद्र में एक बहुत ही हाई डेंसिटी का, यानी कि बहुत अत्यधिक घनत्व वाला एक क्षेत्र होता है, जिसे हम कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं, नाभिक। तो बीचों बीच जो ये होता है केंद्र में, इसे हम बोलते हैं नाभिक, न्यूक्लियस, ठीक। आसपास का जो क्षेत्र रहेगा, ये जो क्षेत्र रहेगा ये बहुत ही खोखला होता है। कैसा होता है, खोखला। अपेक्षाकृत नाभिक के ये जो क्षेत्र रहता है ये बहुत ही खोखला होता है, यानी इसकी जो डेंसिटी होती है, इसका जो घनत्व होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन नाभिक का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो परमाणु की संरचना क्या है, परमाणु जो है एक गोला होता है जिसके बीचों बीच अत्यधिक घनत्व वाला क्षेत्र होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं।
और इस नाभिक के अंदर दो प्रकार के मूल कणों की मौजूदगी होती है। दो प्रकार के मूल कण उपस्थित होते हैं। कौन कौन? एक तो होते हैं आपके प्रोटॉन जो कि धनावेशित होते हैं, और दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन जो कि उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। प्रोटॉन जो होता है उस पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो यहाँ से हमें तीसरे प्रकार के कण मिल गए जो कि उदासीन भी होते हैं। ठीक, अब इस नाभिक के चारों ओर बहुत सारी क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं, और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं होती हैं और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इसके चारों ओर टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि कोई एक पदार्थ का परमाणु है और उसके नाभिक में 10 प्रोटॉन हैं। कितने प्रोटॉन हैं? 10। तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जिससे कि जो प्रोटॉन का धनावेश हो वो इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश के बराबर हो जाएगा, और जब दोनों आवेश बराबर होंगे, जितना धन आवेश होगा उतना ही ऋण आवेश होगा, तो इनका जो टोटल आवेश होगा, टोटल, वो हो जाएगा आपका 0। तो हम क्या कहेंगे कि जो परमाणु होता है वो वैद्युत रूप से उदासीन होता है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है ना? क्यों नहीं होता है कोई चार्ज? क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश और प्रोटॉन का धनावेश बराबर होता है और ये परमाणु हमारा उदासीन हो जाता है। ये है परमाणु की संरचना। अब होता क्या है? क्योंकि प्रोटॉन में धनावेश मौजूद है, ये न्यूट्रल है, ये धनावेश है, तो टोटल तो धनावेश ही रहेगा। तो नाभिक हमारा होता है धनावेशित। नाभिक कैसा होता है? धनावेशित। ठीक, बीचों बीच हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज और आसपास क्या है? ये नेगेटिव चार्ज, यानी कि ऋणावेश है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है और नाभिक धनावेशित है। तो अभी हमने आपको आवेश के गुण में बताया है कि विपरीत आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। तो ये जो नाभिक होगा वो इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ये जो आकर्षण बल होता है इसके बारे में कूलाम ने नियम दिया है कि ये जो बल होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, r बढ़ेगी, f घटेगा। क्योंकि r बढ़ेगी, मान लीजिए दूरी 3 गुनी हो गई, तो r² कितना हो गया? 9 गुना। तो बल होगा 1/9 गुना, यानी बल बहुत तेज़ी से घटेगा। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे उनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो कमज़ोर होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो इस लॉजिक से अगर देखा जाए तो जो सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाभिक से सबसे ज़्यादा दूरी पर होंगे। सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक से सबसे ज़्यादा दूरी पर होंगे। तो इन पर जो आकर्षण बल होगा नाभिक का वो सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। यदि इन इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी सी क्या दे दी जाए? ऊर्जा दे दी जाए। कैसे दे सकते हो? रगड़ करके दे सकते हो, गर्म करके दे सकते हो, प्रकाश में रख करके दे सकते हो। कई तरीके होते हैं ऊर्जा देने के। यदि इन इलेक्ट्रॉनों को, जो सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं, इन्हें यदि हम थोड़ी सी ऊर्जा दे दें, ऊर्जा क्यों देनी पड़ेगी? देखो, इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण सबसे कम है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सबसे दूर है, सबसे कम आकर्षण है, लेकिन है ना। तो ये आकर्षण इन इलेक्ट्रॉनों को एकदम से फ्री तो नहीं कर देगा कि हाँ ठीक है तुम जाओ। आकर्षण तो है, कम है, तो क्या हुआ? अगर हम चाहते ये इलेक्ट्रॉन इस प्रभाव से मुक्त हो जाए, इस आकर्षण से बाहर चला जाए, तो उसके लिए इस आकर्षण के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य। यानी इस इलेक्ट्रॉन को, इस आकर्षण को तोड़ना पड़ेगा, इसको ख़त्म करके बाहर जाना पड़ेगा, तो कार्य करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा। तो यदि हम इन बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी सी ऊर्जा दे देते हैं तो ये कक्षा छोड़ करके बाहर निकल आते हैं और ये बन जाते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बन जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इन्हें हम मुक्त क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब इनके ऊपर किसी नाभिक का कोई प्रभाव नहीं है, ये परमाणु से बाहर निकल आए हैं। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। कूलाम ने ये कहा है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वो
उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी बढ़ेगी तो तेजी से उनके बीच लगने वाला बल घटेगा। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन आप बाहरी कक्षाओं की ओर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो बल बहुत तेजी से घटेगा। तो जो सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा, सबसे बाहरी कक्षा वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नाभिक से सबसे ज़्यादा दूर होगा, तो इस पर लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो सबसे कम होगा। यदि इन इलेक्ट्रॉनों को क्या दे दी जाए, ऊर्जा दे दी जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद होते हैं, जिन्हें ऊर्जा दे करके क्या कर सकते हैं, हम नाभिक के आकर्षण से मुक्त कर सकते हैं, अर्थात वो परमाणु को छोड़कर बाहर निकल आते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी हमें ये पता चल गया क्या कि इलेक्ट्रॉन तो मुक्त हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन कभी फ्री नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन कहाँ है? नाभिक के अंदर है, और नाभिक को तोड़ना ये सामान्यतः संभव ही नहीं है। नाभिक को तोड़ना मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत ही कठिन होती है ना। तो कौन से कण हैं जो आसानी से ट्रांसफ़र हो सकते हैं? वो है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कैसे कण होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड, ऋणावेशित कण होते हैं। तो अभी जो हमने दो पॉसिबिलिटी पढ़ी हैं कि ये तो धनावेशित कण इधर से उधर जाते होंगे या ऋणावेशित कण जाते होंगे, तो अब उसमें एक कन्फर्मेशन हमें मिल गया कि धनावेशित कण इधर से उधर नहीं जा सकते हैं, केवल ऋणावेशित कण ही जा सकते हैं, अर्थात क्या जा सकते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है और वो प्रोटॉन नाभिक से बाहर नहीं निकल सकता। ठीक, तो रगड़ने से होता क्या है? अब बात को समझिएगा। रगड़ने से होता ये है कि मान लीजिए हमारे पास ये दो छड़ें थीं, एक ये छड़, एक छड़ की जगह कोई पदार्थ ले लीजिए। क्यों? क्योंकि सभी पदार्थ, चाहे छड़ हो, चाहे बाल हो, चाहे रेशम हो, सब परमाणुओं से मिलकर बने हैं, तो सबके ऊपर जो लॉजिक है वो तो सेम अप्लाई होता है। ठीक, तो मान लेते हैं ये दो छड़ें हैं, अब इसमें भी परमाणु होंगे बहुत सारे यहाँ पे, और इसमें भी क्या होंगे? परमाणु होंगे। अब जब हमने इनको रगड़ा तो ये परमाणु आपस में रगड़ने से क्या होगा? घर्षण होगा, और घर्षण की वजह से वहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी ऊर्जा। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। तो जब इन क्षणों को हम रगड़ेंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, और उस ऊष्मा के कारण क्या होगा? इन परमाणुओं की जो सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होंगे वो कक्षा छोड़ करके कहाँ निकल आएंगे? बाहर निकल आएंगे। अब क्या होगा? या तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे या इसके इसमें चले जाएंगे, दो में से एक ही प्रक्रिया तो होगी। या तो इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे या इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ठीक है ना? तो जिसके भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो दूसरे पदार्थ पर चले जाएंगे। तो जिस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उस पर कौन सा आवेश आएगा? माइनस, यानी ऋणावेश आएगा। और जिसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। कैसे? बात को समझिएगा फिर से। जैसे मान लेते हैं ये आपका परमाणु है और इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं? सपोज 10 प्रोटॉन हैं, तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब रगड़ने से क्या हुआ? मान लेते हैं कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए बाहर, प्रोटॉन तो गए नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए बाहर। तो क्या हुआ? इस पर इलेक्ट्रॉन अब कितने रह गए? 8। प्रोटॉन कितने अभी भी? 10, यानी धनावेशित कण ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है? 2। तो इस पर जो आवेश आएगा वो 2 प्रोटॉन के धनावेश के बराबर आएगा। दूसरी तरफ क्या होगा? जो दूसरा परमाणु होगा, ठीक है, मान लेते हैं इस पर कितने प्रोटॉन है? 8, तो इस पर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके बाहर गए वो इस पर चले गए। जब इस पर चले गए तो अब इस पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10, और प्रोटॉन कितने हैं? 8, यानी कौन ज़्यादा हो गए? इलेक्ट्रॉन। कितने? 2। तो इस पर जो आवेश आएगा वो 2 इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश के बराबर आएगा। तो इस तरह से जो रगड़ने के कारण आवेशन होता है उसमें कौन सा कण ट्रांसफ़र होता है? वो होता है इलेक्ट्रॉन। जिससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर धनावेश आएगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे उस पर ऋणावेश आएगा। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋणावेश। ठीक है ना? तो अगर किसी पदार्थ पर धनावेश आ रहा है इसका मतलब ये है कि उससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। और किसी पदार्थ पर ऋणावेश आ रहा है इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है। तो इस तरह से हमने आपको
इलेक्ट्रॉन सिद्धांत बता दिया और मुक्त इलेक्ट्रॉन भी समझा दिया। ठीक, और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, विद्युत चालन यानी ये आवेशन की प्रक्रिया हो पाती है। अब बचे आपके चालक, कुचालक, अर्धचालक। तो आज की क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि अब ये टॉपिक हम आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। जितना हमने आपको पढ़ाया उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर एक बार में आपको क्लियर नहीं होता है तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिएगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगा। और यदि क्लासेस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल और स्टूडेंट को सजेस्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कराइएगा, ठीक है, और लाइक कीजिएगा। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में।